हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, फैकल्टी जूलॉजी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे फाइलम एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा फाइलम में आपने स्टडी कर लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर एनेलिडा का क्या होता है, एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनेलिडा का क्लासिफिकेशन कि एनेलिडा जंतुओं को कितनी क्लासेस में बांटा गया। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें आज स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा। तो बेटा कल की क्लास में जो आपने पढ़ा था एनेलिडा का जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। अब एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर के बाद जो इसको क्लासिफाई किया है वो 4 क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिटी एंड नंबर ऑफ सिटी। इनके आपने पढ़े हैं गमनांग जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं एनेलिडा में। एनेलिडा के अंदर जो गमनांग होते हैं वो इनमें पैरापोडिया और सिटी होते हैं। क्लियर? अब इसमें आप देखिए कि जो पैरापोडिया और सिटी होते हैं वो किन जंतुओं में पाए जाते हैं, किन में नहीं पाए जाते, और इनके अंदर जो सिटी पाए जाते हैं, सूक जो होते हैं, उनकी संख्या कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। एनेलिडा की जो 4 क्लासेस हैं उनमें क्लास फर्स्ट है पोलिकीटा। एनेलिडा की 4 क्लासेस में फर्स्ट क्लास पोलिकीटा, क्लास फर्स्ट पोलिकीटा। उसके बाद क्लास सेकंड ओलिगोकीटा। क्लियर यहां तक? फर्स्ट क्लास पोलिकीटा, सेकंड क्लास ओलिगोकीटा, थर्ड क्लास हिरुडीनिया, थर्ड क्लास हिरुडीनिया एंड फोर्थ क्लास आर्किएनेलिडा। फोर्थ क्लास आर्किएनेलिडा। ये इसमें इसकी 4 क्लासेस हैं। तो इन 4 क्लासेस में आप देखें फर्स्ट क्लास पोलिकीटा है, फिर ओलिगोकीटा, फिर हिरुडीनिया और आर्किएनेलिडा। क्लियर यहां तक? इन 4 क्लासेस में देखिए क्या क्या इनके मेजर डिफरेंस होंगे। तो इन चारों क्लासेस में सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनके हैबिटेट का, आवास का। इनके आवास के आधार पर अगर आप देखें या इनका हैबिटेट देखें तो सबसे पहला जैसे पोलिकीटा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जो सामान्यतः मैराइन वाटर में होते हैं। तो ये इनके अंदर जो है वो एक्वेटिक और मैराइन वाटर में होंगे, ये मैराइन होंगे। ये ओलिगोकीटा जो है वो इसमें टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय होंगे, ये टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जंतु होंगे। ध्यान होगा भाई आपको, पोलिकीटा के अंदर निरीज आते हैं, समझ गए? पोलिकीटा के अंदर निरीज है, एफ्रोडाइट है। क्लियर? ये आएंगे जो समुद्री जल में पाए जाते हैं। ओलिगोकीटा के अंदर अर्थवॉर्म केंचुए आते हैं जो कैसे होते हैं, नम मिट्टी में पाए जाते हैं। तो कैसे हो गए ये, स्थलीय टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद हिरुडीनिया जो है इसमें कौन से जंतु आएंगे, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, बाह्य परजीवी। हिरुडीनिया में जो है वो ये एक्टोपैरासाइट होंगे, बाह्य परजीवी। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप देखें आर्किएनेलिडा जो जंतु है, इन आर्किएनेलिडा जंतुओं के अंदर ये किस टाइप के जंतु होते हैं, आर्किएनेलिडा जो है ये भी मैराइन वाटर में होंगे। तो ये दूसरा अंतर हो गया इनमें। तो ये पहला अंतर तो हो गया आवास का, ये समुद्री जल में, ये स्थलीय नम आवास में, नम मिट्टी में, ये बाह्य परजीवी के रूप में, और ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें क्या बताएंगे, गमनांग। इनके गमनांग में पोलिकीटा के अंदर पैरापोडिया और सिटी,
दोनों पाए जाते हैं। तो इनके अंदर पैरापोडिया और सूख, परापाद और सूख दोनों पाए जाएंगे। ओलिगोकीटा में केवल सिटी या सूख पाए जाते हैं। हिरुडीनिया के अंदर सूख नहीं पाए जाते, बल्कि इसके दोनों सिरों पर चूसक या सकर्स होते हैं जिनके द्वारा वो गमन करते हैं। क्लियर यहां तक? तो सकर्स इनके गमन में सहायक होते हैं। कैसे करेंगे? लीच जो होते हैं उनके अंदर ये होता है कि दोनों सिरों पर सकर्स चूसक पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे? पहले अपने दोनों सिरों को जो है वो चूसक की सहायता से सबस्ट्रेटम से चिपकाएंगे, फिर पिछला जो सकर है उसको ये फ्री करेंगे। उसके बाद अपनी बॉडी को आगे खिसकाएंगे, स्ट्रेट करके आगे खिसकाएंगे, और उसके बाद जो है वो ये वापस इसके अगले सकर को उठाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्रॉलिंग मूवमेंट जो है वो ये करते हैं। क्लियर यहां तक? तो इस टाइप से जो है वो इनके अंदर ये मूवमेंट करेंगे। और आर्की एनेलिडा के अंदर ये जलीय होते हैं जिनमें न तो पैरापोडिया होते हैं न ही सिटी होते हैं। क्लियर? तो इनमें पैरापोडिया एंड सिटी, तो पैरापोडिया और सूख जो है वो इसके अंदर क्या होंगे? गमन अंग होते हैं। तो इनके अंदर जो है वो गमन के लिए पैरापोडिया एंड सूख होंगे। इनमें ओनली सूख होंगे, इनमें केवल सूख के द्वारा गमन होगा। हिरुडीनिया के अंदर जो है वो दोनों सिरों पर सकर होंगे, दोनों सिरों पर चूसक या सकर पाए जाएंगे। तो इसमें पैरापोडिया और सूख दोनों होंगे, इसमें केवल सूख पाए जाएंगे, इसमें दोनों सिरों पर सकर्स या चूसक पाए जाएंगे। और एक जो है वो आर्की एनेलिडा में पैरापोडिया सूख दोनों एब्सेंट होंगे। पैरापोडिया एंड सिटी दोनों ही क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। तो इनके अंदर जो है वो पैरापोडिया और सिटी दोनों एब्सेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या बताएंगे? एक इनके अंदर जो है वो आप डिफरेंस बता सकते हो क्लाइटेलम का। क्लाइटेलम का क्या डिफरेंस होता है कि पोलिकीटा जो जंतु होते हैं, इन पोलिकीटा जंतुओं के अंदर क्लाइटेलम नहीं पाई जाती। पोलिकीटा में क्लाइटेलम या सिंगुलम जो होती है वो इनमें एब्सेंट होती है। क्लाइटेलम आपको मैंने बताया था कि क्लाइटेलम जो है वो क्या होती है? ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, एक ग्रंथिल भाग होता है जो बेल्ट के रूप में कुछ जंतुओं के अंदर 3-4 सेगमेंट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। और इसका फंक्शन कोकून फॉर्मेशन होता है, कोकून का निर्माण करता है। ये आपने अर्थवॉर्म में सुना होगा कि निषेचन की जो क्रिया होती है वो कोकून में होती है। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो क्लाइटेलम, इनमें पोलिकीटा जंतुओं के अंदर वो क्लाइटेलम नहीं पाई जाती। क्लियर यहां तक? तो कोकून नहीं बनेगी, तो इनमें क्लाइटेलम नहीं पाई जाती। ओलिगोकीटा के अंदर जीवन भर जो है वो क्लाइटेलम पाई जाती है। इनके अंदर जो है वो जीवन भर क्लाइटेलम प्रेजेंट होती है। और हिरुडीनिया के अंदर क्लाइटेलम जो है वो केवल ब्रीडिंग सीजन में बनती है। तो केवल ब्रीडिंग सीजन में क्लाइटेलम बनेगी। केवल प्रजनन काल या ब्रीडिंग सीजन में क्लाइटेलम बनती है। तो इनके अंदर जो है वो क्लाइटेलम केवल ब्रीडिंग सीजन में या प्रजनन काल के अंदर क्लाइटेलम बनेगी। और आर्की एनेलिडा में भी क्लाइटेलम एब्सेंट होती है, इनमें भी क्लाइटेलम नहीं पाई जाती। क्लियर यहां तक? इनमें भी क्लाइटेलम नहीं होगी। इसके बाद जो है वो एक आप इनमें डेवलपमेंट का बता सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या होता है? पोलिकीटा जंतु होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा बनते हैं। क्लियर यहां तक? इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें ट्रोकोफोर लार्वा बनते हैं। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं बनता। इनमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और आर्की एनेलिडा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। ट्रोकोफोर
लार्वा बनता है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, इट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओलिगोकीटा के अंदर इनमें क्या होगा, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं बनता। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जिसमें कोई लार्वा नहीं बनते, और एक इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा नहीं बनते, और आर्कियनिलिडा में भी ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा। तो आर्कियनिलिडा और पोलिकीटा इन दोनों में ट्रोकोफोर लार्वा बनते हैं और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, जबकि ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया जो है इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लार्वा नहीं बनता। समझ में आ गई यहां तक? ये इसमें डिफरेंस है। एक स्पेसिफिक जो है वो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हिरुडीनिया जो जंतु होते हैं, उन हिरुडीनिया क्लास के जंतुओं में एक तो नंबर ऑफ सेल्स ये कांस्टेंट होती हैं। हिरुडीनिया क्लास के जंतुओं में नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होंगी, लगभग इनमें 33 सेगमेंट जो है वो इनकी बॉडी में बने होते हैं। क्लियर यहां तक? इनमें 33 सेगमेंट जो है वो इनके अंदर बने रहेंगे, और सॉरी हिरुडीनिया में 33 सेगमेंट होंगे। दोनों सिरों पर सकर्स पाए जाते हैं, चूसक पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ये सैंग्विवोरस होते हैं। सैंग्विवोरस मतलब रुधिरारी होते हैं ये सैंग्विवोरस होंगे। सैंग्विवोरस का मतलब जो है वो क्या होगा, रुधिरारी। सैंग्विवोरस रुधिरारी होते हैं, डायरेक्ट ब्लड सक करते हैं और उस ब्लड से ही अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर यहां तक? तो इनमें जिस भी परपोसिया होस्ट के ऊपर ये चिपके रहेंगे एक्टोपैरासाइट के रूप में, वहां से ये ब्लड सक करेंगे और उस ब्लड से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्लियर यहां तक? इसको कहा जाता है रुधिरारी या सैंग्विवोरस। तो सैंग्विवोरस होंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे? 33 इनमें सेगमेंट होंगे। दोनों सिरों पर सकर्स या चूसक पाए जाएंगे, और एक इनके अंदर जो है वो इनमें फैट डिपोजिशन के लिए एक बोट्रोइडल टिश्यू जो है वो इनमें पाया जाता है। इन जंतुओं के अंदर जो है वो एक स्पेशल, क्या बताओगे, कि इन जंतुओं के अंदर बोट्रोइडल टिश्यू जो है वो इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है, जो किसमें सहायक होते हैं, इनके अतिरिक्त वसा का संग्रह करने के लिए इनमें बोट्रोइडल टिश्यू पाया जाता है। क्लियर यहां तक? ये सारे इसमें डिफरेंस हो गए कि पोलिकीटा में क्या होगा, ओलिगोकीटा में क्या है, हिरुडीनिया में क्या है, और आर्कियनिलिडा में क्या है। क्लियर? अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इनमें जो पहला है पोलिकीटा, पोलिकीटा में एग्जाम्पल होता है तो निरीज। पोलिकीटा में निरीज होता है, एफ्रोडाइट, निरीज है, एफ्रोडाइट है। निरीज के अंदर एक चीज आप ध्यान रखें भी, निरीज में ब्रीडिंग सीजन के दौरान या प्रजनन काल के दौरान निरीज के अंदर शारीरिक विभेदन हो जाता है, और निरीज के अंदर जो शारीरिक विभेदन हो जाता है या डिफरेंशिएशन हो जाता है बॉडी में, इनके अंदर ये इसका पश्च सिरा जो होता है, इसका जो पिछला भाग होता है, उस पश्च भाग के अंदर वो उसका लैंगिक भाग होता है, जो लैंगिक जनन करने के लिए इसमें गोनेड मैच्योर होके और इनमें गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, उसको कहा जाता है इनमें एपिटोक रीजन। और आगे का जो भाग है वो इसमें जनरली इनके अंदर जो है वो अपनी एक निश्चित शेप में ही बना रहेगा, और पीछे का सिरा जो है या पीछे का भाग है वो थोड़ा सा बड़ा और अलग दिखने लग जाता है, जिसको क्या कहेंगे, एपिटोक, और आगे वाले भाग को एटोक कहेंगे। तो एटोक और एपिटोक के अंदर जो है वो ये विभेदित हो जाता है, और उस अवस्था में इसको कहा जाता है हेट्रोनिरीज। क्लियर यहां तक? तो निरीज जो है उसकी लैंगिक अवस्था जो है उसको कहा जाता है हेट्रोनिरीज अवस्था। क्लियर यहां तक? तो निरीज की लैंगिक अवस्था हेट्रोनिरीज होती है, जिसमें शरीर का विभेदन एटोक और एपिटोक रीजन में हो जाता है। अग्रभाग एटोक और पश्च भाग इसका एपिटोक रीजन हो जाता है। क्लियर यहां तक? तो निरीज एक होता है एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट का कॉमन नेम सी माउस, एफ्रोडाइट कॉमन नेम सी माउस, समुद्री चूहा होता है। तो ये इसमें निरीज है, एफ्रोडाइट है। इसके अलावा
इनके अंदर जो है वो एक ये नेरीज एफ्रोडाइट हो गए, और एक इसमें किटोप्टेरस होता है, किटोप्टेरस, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। निरीज है, एफ्रोडाइट है, किटोप्टेरस है, ये सारे पोलिकीटा में आएंगे। क्लियर यहां तक? पोलिकीटा के बाद जो है वो ओलिगोकीटा में एग्जाम्पल आप देखें तो एक तो फेरेटिमा, जो आपने पढ़ा है खूब, फेरेटिमा पोस्थुमा, ध्यान है भी, फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा जो है वो नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म होता है, ये इसमें नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म, फेरेटिमा नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है। और एक जो है वो इसमें होता है मेगास्कोलेक्स, फेरेटिमा पोस्थुमा जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है, और मेगास्कोलेक्स है वो इसका साउथ इंडियन अर्थवर्म है। मेगास्कोलेक्स साउथ इंडियन अर्थवर्म होगा, और मेगास्कोलेक्स है, द्रविड़ा है, ये दोनों साउथ इंडियन अर्थवर्म है, फेरेटिमा नॉर्थ इंडियन अर्थवर्म है। मेगास्कोलेक्स है वो वैसे भी सबसे लार्जेस्ट अर्थवर्म होता है, मेगास्कोलेक्स को क्या कहेंगे, लार्जेस्ट अर्थवर्म। क्लियर यहां तक? तो ये फेरेटिमा और मेगास्कोलेक्स ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हिरुडीनिया जो है इसमें एग्जाम्पल, एक तो हिरुडिनेरिया, कैटल लीच, हिरुडिनेरिया कैटल लीच। ध्यान होगा भी आपको, हिरुडिनेरिया या कैटल लीच जो होती है वो जब तक किसी भी होस्ट के ऊपर से ब्लड को सक करती है, रक्त चूसती है, तब तक क्या करती रहेगी, उस पर ये रक्त को चूसती है, तब तक उसमें हिरुडीन स्रावित करती रहेगी, और उसमें हिरुडीन के स्रावण के कारण क्या होता है, जैसे जैसे वो हिरुडीन सिक्रीट करती रहेगी तब तक उसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, तो वो एंटीकोएगुलेंट जो है वो क्या सिक्रीट करती है, उसमें हिरुडीन सिक्रीट करती है। क्लियर यहां तक? इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसमें पोन्टोपडेला, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो इसमें पोन्टोपडेला होगा। तो ये इनके अंदर जो है वो इसमें इसके एग्जाम्पल होंगे हिरुडिनेरिया और पोन्टोपडेला। पोन्टोपडेला को कहेंगे स्केट सकर, ये स्केट सकर होता है, हिरुडिनेरिया कैटल लीच होती है। क्लियर यहां तक? इसके बाद आर्कियनलिडा, आर्कियनलिडा में एग्जाम्पल पोलिगोडियस, आर्कियनलिडा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा पोलिगोडियस। पोलिगोडियस को जनरली जो है वो लिविंग फॉसिल कहेंगे, पोलिगोडियस लिविंग फॉसिल होता है, तो आज तक उसी फॉर्म में बने हुए हैं। ये इसमें एनेलिडा का क्लासिफिकेशन। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? अब बेटा इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। तो इसमें देखिए अब नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? अब यहां एक चीज आप ध्यान दें कि आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा दो टर्म से मिलकर बना है, आर्थ्रो प्लस पोडा। दो टर्म कौन कौन सी इसमें, एक आर्थ्रो प्लस पोडा। तो इनमें आप देखते जा रहे हो कि सबके नाम के अकॉर्डिंग वो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। जो उसका नाम है वो नाम ही उन जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है। तो आर्थ्रोपोडा में आप देखें कि आर्थ्रो प्लस पोडा, आर्थ्रो मीन्स संधित, जॉइंटेड, और पोडा उपांग उसके, गमनांग। क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो आर्थ्रोपोडा में दो शब्द हैं, एक होता है आर्थ्रो और प्लस पोडा। आर्थ्रो मीन्स संधित, आर्थ्रो मीन्स संधित, और पोडा मीन्स उपांग। तो संधित उपांग वाले सभी जंतुओं को किसमें रख दिया, आर्थ्रोपोडा में। तो वे जंतु जिन जंतुओं के अंदर
संधित उपांग पाए जाते हैं, उन संधित उपांगों वाले जंतुओं को सबको संघ आर्थ्रोपोडा में या फाइलम आर्थ्रोपोडा में रख दिया। फाइलम आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ये जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इससे कम स्पीशीज बाद में मोलस्का में है। क्लियर यहां तक? तो सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछा जाए जंतु जगत का तो आर्थ्रोपोडा, और उससे छोटा फाइलम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो मोलस्का होता है, और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम में प्रोटोजोआ होते हैं। क्लियर यहां तक? तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है वो इसमें आर्थ्रोपोडा ही होता है, जिसके अंदर लगभग 9 लाख जीवित जीव जातियां वर्तमान में पाई जाती हैं। क्लियर यहां तक? जो आप देख रहे हैं जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट है, या फिर इनके अंदर जो कन खजूरा है, स्कॉर्पियन, बिच्छू है, मकड़ियां हैं, ये सारे सब कॉकरोच वगैरह सब आर्थ्रोपोडा में शामिल है। क्लियर यहां तक? तो आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतु जगत का ऐसा सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी में आप देखें कि हर तरह के आवास में, हर तरह के हैबिटेट में आप आर्थ्रोपोडा को देख सकते हैं। क्लियर यहां तक? जलीय आवास में भी होंगे, स्थलीय आवास में भी होंगे, वायवीय भी होंगे, और परजीवी के रूप में भी रहेंगे। समझ में आ गई? तो ये हर तरह के आवास में आर्थ्रोपोडा जंतु जो है वो पाए जाते हैं। जैसे साइक्लोप्स वगैरह है वो पर परजीवी के रूप में भी होते हैं, या फिर इनके अंदर जो है वो जलीय क्रस्टेशिया के जंतु हैं, जैसे मछलियां वगैरह, इसमें सॉरी झींगा मच्छी है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैलीमोन, झींगा प्रोन, तो ये भी आर्थ्रोपोडा में। इसके अलावा केकड़े हैं आर्थ्रोपोडा में, जितने भी उड़ने वाले जो कीट है, इंसेक्ट है, वो सब आर्थ्रोपोडा है। तो ये लगभग हर तरह के आवास में पाए जाते हैं, तो कोस्मोपोलिटन होते हैं ये। तो इनके अंदर नाम जो है वो आर्थ्रोपोडा संधित उपांगों की उपस्थिति के आधार पर किसने दिया था? वॉन सीबोल्ड ने। वॉन सीबोल्ड ने इन जंतुओं को आर्थ्रोपोडा का। तो इन आर्थ्रोपोडा जंतुओं की मुख्य विशेषता ही जो है वो क्या होगी कि इन जंतुओं के अंदर क्या पाए जाएंगे? आर्थ्रोपोडा जंतुओं के अंदर संधित उपांग या जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस का पाया जाना या संधित उपांगों का पाया जाना आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है, और इसके साथ साथ इनका शरीर जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्लियर यहां तक? कैसा होगा शरीर? वास्तविक रूप से विखंडित होगा, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा, और इसके साथ साथ इनमें संधित उपांग या वॉकिंग लेग्स पाए जाएंगे। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें, अब देखिए आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर में अगर आप देखें तो क्या क्या होंगे जनरल कैरेक्टर? आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षणों में सबसे पहले चर्चा करते हैं हम आवास व स्वभाव की। तो हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट अगर आप बताओ तो कैसे होते हैं ये? जलीय भी होंगे, स्थलीय होंगे, वायवीय होंगे, और इसके साथ साथ परजीवी भी होते हैं। क्लियर यहां तक? तो आवास और स्वभाव में जलीय, स्थलीय, वायवीय और परजीवी हर तरह के आवास में पाए जाते हैं। आवास और स्वभाव के, ये तो इसका आवास हो गया। स्वभाव के आधार पर अगर आप देखें तो कैसे होते हैं ये? एकल और निवही। कुछ जो है वो ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं जो समूह में, झुंड में रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो है वो अधिकतर ये एकल भी होते हैं। क्लियर यहां तक? तो एकल और निवही होते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। क्लियर यहां तक? तो एकल भी, निवही भी, स्वतंत्र जीवी भी और परजीवी भी। क्लियर यहां तक? ये इनका आवास और स्वभाव हो गया। उसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल है? एस के एलिमेंट्स के बाद सभी जंतुओं के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद बताएंगे इनके अंदर सिमेट्री और जर्म लेयर। सिमेट्री और जर्म लेयर के बेस पर वही ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित होंगे और त्रिजन स्तरीय होंगे। सिलोम के आधार पर ये
साइजोसिलोमेट होंगे। साइजोसिलोमेट होते हैं, इट मींस क्या होंगे, साइजोसिलोमेट प्रोटोस्टोमिया होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। साइजोसिलोमेट तक सारे प्रोटोस्टोमिया है, एंटेरोसिलोमेट जंतु है वो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं। क्लियर यहां तक? तो साइजोसिलोमेट एंड नेक्स्ट साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स। साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स, तो ये इसमें साइजोसिलोमेट होंगे और इसके साथ साथ प्रोटोस्टोमिया होंगे। क्लियर यहां तक? तो साइजोसिलोम और प्रोटोस्टोम्स होंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें बॉडी प्लान में क्या बताओगे भी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। किस टाइप का होगा बॉडी प्लान? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मींस ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्लियर यहां तक? एक सिरे पर माउथ, दूसरे सिरे पर एनस। तो इसमें क्या बताएंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये इसमें बॉडी प्लान हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। उसके बाद इनके अंदर जो है वो बॉडी शेप। तो बॉडी शेप जो है वो जनरली इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है, जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की बॉडी होगी। क्लियर यहां तक? जिसके अंदर जो है वो इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के अंदर जो है वो ये हेक्सापोडा होते हैं, और बॉडी जो है वो डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड बॉडी होती है। क्लियर? कुछ में जो है वो राउंडेड बॉडी होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है। क्लियर? तो ऐसे इनके अंदर जो है वो बॉडी शेप डिफरेंट होगी। क्लियर? अब इसके बाद इनमें स्केलेटन अगर आप देखें तो स्केलेटन किस टाइप का होगा इनका कंकाल? इनमें जो स्केलेटन होता है वो मोस्टली एक्सोस्केलेटन होता है, और इसके साथ साथ कुछ में एंडोस्केलेटन भी होता है। लेकिन किससे बना होता है स्केलेटन? स्केलेटन इनका काइटिन से बना हुआ होगा। क्लियर यहां तक? तो स्केलेटन जो है वो कैसा होगा? काइटिनस स्केलेटन होगा। तो काइटिन से बना हुआ इनका स्केलेटन होगा। तो काइटिन से बना हुआ स्केलेटन। इसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। क्लियर यहां तक? लोकोमोटरी ऑर्गन्स में जॉइंटेड लेग्स होंगे, और जो इंसेक्ट है उनके अंदर इनके अलावा विंग्स भी होते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या बताएंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन्स या लोकोमोशन बाय जॉइंटेड लेग्स, लोकोमोशन बाय जॉइंटेड लेग्स एंड विंग्स। तो विंग्स से भी लोकोमोशन करते हैं, और जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स या विंग्स, ये इनके अंदर इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या बताएंगे इनमें? स्केलेटन बता दिया, लोकोमोशन बता दिया। उसके बाद इनकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। कुछ एनिमल्स में हेड और थोरैक्स कंबाइंड होकर या जॉइंट होकर सेफेलोथोरैक्स फॉर्म करते हैं, और कईयों के अंदर जो है वो इनमें थोरैक्स और एब्डोमेन ये आपस में मिलकर ट्रंक फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर यहां तक? तो बॉडी डिवाइजिबल इनटू 3 पार्ट्स, बॉडी डिवाइजिबल इनटू 3 पार्ट्स। तो बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी डिवाइजिबल इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड एंड थोरैक्स joined to form cephalothorax. Head and thorax joined to form cephalothorax, whereas thorax and abdomen joined to form trunk. धड़। समझ में आ गई? तो इनका शरीर जो है वो किन भागों में बटा होता है? कुछ जंतुओं में तो क्या होता है, शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर भाग में। क्लियर यहां तक? कुछ जंतुओं में शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर भाग में। लेकिन कुछ जंतुओं में ये होता है कि सिर और वक्ष भाग जो है वो आपस में मिलकर सिरोवक्ष
या सेफेलोथोरैक्स बना देते हैं। ये आपस में मिलके सिरोवक्ष या सेफेलोथोरैक्स बना देते हैं। और कुछ जंतुओं के अंदर जो है वो क्या होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन ये आपस में मिलकर, वक्ष और उदर भाग है ये आपस में मिलकर धड़ या ट्रंक बनाते हैं। क्लियर यहां तक? ये इसमें शारीरिक संगठन या शरीर का विभेदन हो गया। उसके बाद इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या बताएंगे कि इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। क्लियर यहां तक? एक पूर्ण आहार नाल पाई जाएगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ पार्ट्स। इनके अंदर जो है वो विशेष प्रकार के माउथ पार्ट्स या इनके मुखांग होंगे। तो ये इनके अंदर जो है वो इसके कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ पार्ट्स। तो इनमें पूर्ण आहार नाल होगी और इस पूर्ण आहार नाल में मुख भाग के अंदर जो है वो इसमें विभिन्न प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, जिनमें आपने सुना होगा कॉकरोच में लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिली और हाइपोफेरिंक्स, ये सारे इनके मुखांग होते हैं जो काटने और कुतरने या साइफनिंग प्रकार के, जैसे तितलियां होती हैं उनमें साइफनिंग प्रकार के होते हैं, मधुमक्खी जो होती है उसमें लैपिंग टाइप के होते हैं, और कॉकरोच में बाइटिंग एंड चेविंग, काटने और चबाने वाले। ऐसे अलग अलग रूपों में रूपांतरित जो है वो इनमें मुखांग पाए जाएंगे जो इनकी आहार नाल के अग्र सिरे पर मुख वाले भाग में स्थित होते हैं। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ पार्ट्स अलग अलग मुखांगों सहित होती है। और इन मुखांगों के अंदर कौन कौन से होते हैं? लेब्रम ऊपरी ओष्ठ की तरह, लेबियम निचले ओष्ठ की तरह होता है, मैक्सिली भोजन को पकड़ने के लिए, मैक्सिली फिर मैंडिबल भोजन को काटने के लिए होती है, हाइपोफेरिंक्स जो है उस पर सेलाइवरी ग्लैंड या सेलाइवा जो है वो छोड़ती हैं। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो कुछ क्या पाई जाती है, पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ साथ आहार नाल के साथ इनमें कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। क्लियर यहां तक? तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो है वो भी इनके अंदर पाई जाएगी। क्लियर यहां तक? तो पाचक ग्रंथियों में जनरली जो है वो कौन सी होती है, या तो इनके अंदर जो है वो जैसे कॉकरोच में आपने पढ़ी है हेपेटिक सिकी होती है, यकृत नाल होती हैं, ऐसे ही सेलाइवरी ग्लैंड होती हैं। तो ये इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी, और मुख भाग में जो है वो माउथ पार्ट्स होंगे जो लैपिंग टाइप के, साइफनिंग टाइप या बाइटिंग और चेविंग टाइप के जो है वो माउथ पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बाद नेक्स्ट जो है वो इसमें डाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, कोशिका बाह्य कोशिकीय पाचन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या बाह्य कोशिकीय पाचन होगा। क्लियर यहां तक? तो बाह्य कोशिकीय पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। डाइजेशन के बाद बताएंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक चीज आप देखें भी, इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग स्थानों पर ये पाए जाते हैं। जलीय भी है, स्थलीय भी है, वायवीय भी है और परजीवी भी है। इस आधार पर इनके अंदर क्या होना चाहिए, श्वसनांग भी अलग अलग होंगे। जलीय है तो गिल्स होंगे, कुछ में बुक गिल्स होते हैं, जैसे मकड़ियां हैं उनमें बुक गिल्स होते हैं, बिच्छू उनमें बुक लंग्स होते हैं, समझ में आ गई। और कुछ में जो है वो इनके अंदर ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स होते हैं। क्लियर यहां तक? तो रेस्पायरेशन जो है वो किस किस से होगा, गिल्स, बुक गिल्स, श्वसन के लिए गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया होंगे। ये इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया, ये इनके श्वसन अंग। उसके बाद जो है वो एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के लिए भी इनके अंदर अलग अलग अंग होंगे। इनमें उत्सर्जी अंग जो है वो कौन से होंगे, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग है वो इनमें कौन कौन से पाए जाएंगे। उत्सर्जन के लिए मेनली इनमें मेल्पीजियन ट्यूब्यूल होती है, मेल्पी नलिकाएं। उत्सर्जी अंग जो है वो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, मेल्पी नलिकाएं या मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं।
कोक्सल ग्लैंड और एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड। ये इनके अंदर जो है वो इनके उत्सर्जी अंग होते हैं। कुछ में किसके द्वारा होगा, मेलपीगी नलिकाओं द्वारा, कुछ में कोक्सल ग्रंथियों द्वारा और कुछ में एंटीनल ग्रंथियों के द्वारा उत्सर्जन करेंगे। तो उत्सर्जी अंग और श्वसन अंग है वो किस आधार पर अलग अलग होंगे, क्योंकि इनके आवास के आधार पर ये अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग इनमें श्वसनांग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उत्सर्जी अंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है वो मेलपीगी नलिकाओं से, कोक्सल ग्रंथियों से और एंटीनल ग्रंथियों से इनमें उत्सर्जन होता है। उसके बाद इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। समझ में आ गई? एनेलिडा में आपने पढ़ा था क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उनमें रुधिर का प्रवाह विशेष रुधिर वाहिनियों में नहीं होकर किसमें होता है, ब्लड साइनसेस में होता है। जैसा आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा कि कॉकरोच के अंदर कौन कौन से साइनस बनते हैं, इनके अंदर पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। इन साइनसेस के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है और वहीं पर जो फ्लोटिंग करते हुए ऑर्गन्स है वो इनसे ब्लड को रिसीव करते हैं। क्लियर? यहां तक ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करते हैं। क्लियर? तो ये इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जो ब्लड साइनसेस के अंदर बहेगा। इसके साथ साथ इनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इनमें एब्सेंट होगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक है वो अनुपस्थित होता है। इसीलिए आर्थ्रोपोडा जंतु जो होते हैं उनके अंदर ब्लड का ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं होता। क्लियर? यहां तक ब्लड का जो है वो O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इनमें श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। केवल नीले रंग का श्वसन वर्णक पाया जाता है। कौन से जंतुओं में पाया जाएगा? केवल क्रस्टेशिया जंतुओं में। इसकी एक क्लास है क्रस्टेशिया। इन क्रस्टेशिया जंतुओं के अंदर एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, हीमोसाइनिन। तो इनके अंदर नीले रंग का एक वर्णक जो है वो हीमोसाइनिन पाया जाएगा। समझ में आ गई? तो श्वसन वर्णक इनमें एब्सेंट है। क्रस्टेशिया जंतुओं के अंदर केवल कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, नीले रंग का वर्णक जो है वो हीमोसाइनिन पाया जाएगा। क्लियर? यहां तक? जिससे इनका रुधिर जो है वो नीले रंग का होता है। तो ये इसमें श्वसन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण ये हो गया। इसके बाद बताएंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है वो किस टाइप का होगा इनमें? नर्वस सिस्टम जो है उसमें एक तो सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग बनेगी। एनेलिडा में सर्कम फेरेंजियल बनती है। इनके अंदर इसोफेगस के चारों तरफ नर्व रिंग बनेगी। तो सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग, सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग बनेगी। और दूसरा वेंट्रल नर्व कोड, वेंट्रल नर्व कोड। तो सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग और नर्व कोड जो है वो मिलके क्या बनाती हैं? सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग और नर्व कोड मिलके जो है वो इनका तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। सर्कम इसोफेजियल का मतलब भी क्या हुआ? इसोफेगस के चारों तरफ जो है वो इसकी नर्व रिंग बनती है और उसमें सेरिब्रल गैंग्लियन इसोफेगस के ऊपर की तरफ होते हैं और उसके नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन होते हैं। सब इसोफेजियल गैंग्लियन से डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलती है जो इनकी पूरी बॉडी में फैली रहती हैं, जो जगह जगह पे सेगमेंटल गैंग्लियन द्वारा जुड़ी होती है, जिनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों से आवेगों को ग्रहण करती हैं। क्लियर? यहां तक ये नर्वस सिस्टम। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो है वो इनमें क्या क्या होते हैं? कंपाउंड आईज होती है, सिंपल आई होती है, संयुक्त नेत्र, सरल नेत्र, एंटीना, इसके अलावा स्टेटोसिस्ट होती है। क्लियर? यहां तक। और कुछ गस्टेटो रिसेप्टर जो है वो इनकी मैक्सिली में इनमें पाए जाते हैं। क्लियर? यहां तक। तो मैक्सिली में गस्टेटो रिसेप्टर मीन्स क्या होंगे? स्वाद के उद्दीपनों को ग्रहण करेंगे। इसके अलावा सरल नेत्र और संयुक्त नेत्र है वो फोटो रिसेप्टर होते हैं इनमें। एंटीना टच रिसेप्टर होते हैं। क्लियर? यहां तक। इस तरह के जो है वो इनके सेंस ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं।
उसके बाद ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं। कुछ इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं, और यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म भी पाई जाती है। क्लियर यहां तक? यूनिसेक्सुअल जंतुओं में सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म पाई जाती है। उसके बाद इनके अंदर क्या बताएंगे, एक इनमें जो है वो निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का निषेचन होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और समझ गए, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के निषेचन होंगे। डेवलपमेंट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह के लार्वा बनते हैं, जैसे मक्खियों में मैगट्स लार्वा बनते हैं, और कईयों के अंदर जो है वो जोइया मेटाजोइया लार्वा बनते हैं, कुछ में मेगालोपा लार्वा बनते हैं। ऐसे अलग अलग लार्वल स्टेज अलग अलग आर्थ्रोपोडा जंतुओं में पाई जाती है, और उसके बाद उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा वो लार्वा किसमें बदल जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा वो लार्वा इनके एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? इस तरीके से जो है वो ये आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण हो गए। क्लियर? आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षणों के बाद हम चर्चा करेंगे आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। क्लियर? हाँ, तो बेटा अब इसमें हमने आर्थ्रोपोडा का जो जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, इन जनरल कैरेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। आर्थ्रोपोडा को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया है। क्लियर यहां तक? तो आपको ध्यान है कि आर्थ्रोपोडा एक लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम है तो स्वाभाविक सी बात है कि खूब सारी जंतु जातियां इसमें पाई जाती हैं, और उन जंतु जातियों को समूहबद्ध करने के लिए इन्हें 7 अलग अलग क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया है। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर जो इनका वर्गीकरण किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें आप देखें कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्रस्टेशिया, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, एरेक्निडा, मिडोस्टोमेटा और ओनाइकोफोरा। क्लियर यहां तक? ये सारी इसकी क्लासेस हैं। सबसे पहले जैसे क्रस्टेशिया है, फिर चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, एरेक्निडा, मिडोस्टोमेटा एंड ओनाइकोफोरा। क्लियर यहां तक? ये सारी आर्थ्रोपोडा की क्लासेस हैं। इन क्लासेस में आप देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्लास क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के जो जंतु होते हैं, इनमें आपको जनरली बता दूं मैं, क्रस्टेशिया में कौन से जंतु आते हैं। क्रस्टेशिया जंतुओं में जैसे प्रोन, जिसको अपने झींगा बोलते हैं, साधु केकड़ा, यूपेगुरस है, साइक्लोप्स है, ये सारे क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोड है। इन क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा जंतुओं के अंदर मुख्य विशेषता इनकी ये होती है कि एक तो ये जलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी या फिर परजीवी होते हैं। जलीय आवास में होंगे, जो स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, और इसके साथ साथ ये परजीवी भी होते हैं। समझ में आ गई? तो ये इनके अंदर जो है परजीवी के रूप में, जैसे साइक्लोप्स है, वो कई जगह परजीवी के रूप में भी पाया जाता है। क्लियर यहां तक? किसका वाहक होता है साइक्लोप्स? नारू कृमि जो होता है उसका वाहक होता है। समझ गए? तो नारू कृमि का वाहक है वो इसमें साइक्लोप्स होगा। तो ये भी क्रस्टेशिया में आते हैं। तो ये इनके अंदर जलीय होंगे, स्वतंत्र जीवी और परजीवी होते हैं। उसके बाद इन जंतुओं का शरीर जो है वो बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होती है इनकी? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। तो इनका शरीर जो है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, और कुछ क्रस्टेशिया जंतुओं के अंदर सिर और वक्ष भाग मिलकर सिरोवक्ष या सेफेलोथोरेक्स बनाते हैं। क्लियर यहां तक? ये सिरोवक्ष या सेफेलोथोरेक्स जो बना रहे हैं, इनके अंदर जो पूरा सिरोवक्ष भाग है या सेफेलोथोरेक्स भाग है वो किससे कवर्ड होता है? ये सेफेलोथोरेक्स भाग या सिरोवक्ष भाग है वो कैरापेस की एक सिंगल प्लेट से कवर्ड होता है। क्लियर यहां तक? तो ये कैरापेस की एक सिंगल प्लेट से ढका हुआ भाग होता है। तो इनके अंदर जो है वो जहां सेफेलोथोरेक्स बनती है, जिन जंतुओं के अंदर सिर और वक्ष जो है वो आपस में
जुड़े होते हैं और सिर और वक्ष आपस में जुड़ के जहाँ सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं, उन जंतुओं की मुख्य विशेषता ये होती है कि उनके ऊपर क्या पाया जाता है, एक काइटिन की मोटी प्लेट जो है वो इनके शरीर को ढके रहती है और उस काइटिन की प्लेट को ही क्या कहेंगे, कैरापेस कहते हैं। क्लियर यहां तक? और उस कैरापेस की प्रेजेंस के कारण ही, कैरापेस की उपस्थिति के कारण ही इन जंतुओं को क्या नाम दिया गया, क्रस्टेशिया कहा गया। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें शरीर, इनका सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। इनके उदर भाग जो होता है उसमें 5 जोड़ी जो है वो इनमें चलन टांगे पाई जाती हैं। क्लियर यहां तक? इनके उदर भाग से 5 जोड़ी जो है वो इनमें चलन टांगे पाई जाती हैं, जो इनके जनरली जो है वो इनके अंदर इनके गमन में सहायक होती हैं, और कुछ इनमें प्लियोपोड्स होते हैं जो इनके तैरने में सहायक होते हैं। वक्ष भाग में प्लियोपोड्स होते हैं। क्लियर यहां तक? वक्ष भाग जो होता है इनका, उस वक्ष भाग में इनके 6 जोड़ी प्लियोपोड्स होते हैं और उदर भाग में 5 जोड़ी जो है वो चलन टांगे या वॉकिंग लेग्स होती हैं। क्लियर यहां तक? प्लियोपोड्स इनके तैरने में सहायक होते हैं। क्लियर यहां तक? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है वो इसमें श्वसन, श्वसन जो है वो किसके द्वारा होगा, इनमें जलीय है सारे, इसका मतलब श्वसन जो है वो गिल्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है। क्लियर यहां तक? तो श्वसन गिल्स के द्वारा होगा। उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो इनमें कोक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड द्वारा उत्सर्जन होगा। क्लियर यहां तक? तो इन जंतुओं में 5 जोड़ी चलन टांगे होंगी, श्वसन गिल्स के द्वारा होगा और उत्सर्जन इनमें कोक्सल ग्रंथियों के द्वारा या ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें इसकी पहली क्लास होगी क्रस्टेशिया। उसके बाद सेकंड क्लास, इसमें एग्जाम्पल आप देखें, क्रस्टेशिया में एग्जाम्पल आएंगे पैलीमोन, जिसका कॉमन नेम झींगा या प्रोन होता है, सुना होगा आपने। तो पैलीमोन या प्रोन, यूपेग्रुस जिसको क्या कहेंगे, हर्मिट क्रेब, साधु केकड़ा कहा जाता है, तो यूपेग्रुस या हर्मिट क्रेब है वो भी इसी में आता है। जो इसमें सिलेंट्रेटा का एक जंतु था, सी एनीमोन का नाम सुना था आपने। तो सिलेंट्रेटा का जो सी एनीमोन होता है उसके साथ एक कमेंसलिज्म या सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहां तक? हर्मिट क्रेब और सी एनीमोन के बीच सहभोजिता या कमेंसलिज्म पाई जाती है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है इसका साइक्लोप्स। साइक्लोप्स जो है वो इनमें जलीय पिस्सू होते हैं और इसका कॉमन नेम जो है वो साइक्लोप्स का होता है हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। क्लियर? छोटा सा जंतु है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है। ठीक है? तो ये हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स जो है उसको कहा जाता है। और साइक्लोप्स का जो है वो क्या है, ये एक वाहक है। कौन से रोग का? नारुकृमि का ये वाहक होता है। क्लियर यहां तक? जिससे नारू रोग फैला सकता है ये। इसके बाद दूसरी क्लास है इसमें चिलोपोडा। चिलोपोडा क्लास में आप देखें आवास, चिलोपोडा जंतु जो है वो स्थलीय होते हैं और इसके साथ साथ ये मांसाहारी या कार्निवोर्स होते हैं। तो ये स्थलीय और मांसाहारी या कार्निवोर्स होंगे। इनका शरीर 2 भागों में विभेदित होता है, सिर और धड़। इसका मतलब है इनके अंदर वक्ष और उदर आपस में मिलकर धड़ बनाते हैं। तो शरीर इनका सिर और धड़ में बटा होता है। क्लियर? और इनके अंदर जो फर्स्ट पेयर होते हैं लेग्स के, वॉकिंग लेग्स जो होते हैं इनके, चलन टांगे जो होती हैं, हर खंड से जो है वो एक एक जोड़ी इनमें चलन टांगे निकलती हैं धड़ के प्रत्येक खंड से। तो धड़ के प्रत्येक खंड से जो एक एक जोड़ी चलन टांगे निकलती हैं, इनमें से पहली जोड़ी जो चलन टांगे हैं वो इनके अंदर विषैले नखर में या पॉइजनस क्लो में रूपांतरित हो जाती है। तो जस्ट लाइक ए डंक की तरह जो है वो इसमें काम करती हैं। तो विषैले नखर के रूप में इनके फर्स्ट पेयर लेग्स जो है वो इनके विषैले नखर में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? एक, इन जंतुओं के अंदर श्वसन की क्रिया जो है वो किसके द्वारा होगी? ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करेंगे और उत्सर्जन इनमें मेल्पी की नलिकाओं के द्वारा होता है। क्लियर यहां तक? इन जंतुओं में श्वसन किसके द्वारा होगा? ट्रेकिया के द्वारा इनमें श्वसन होता है और उत्सर्जन की क्रिया है वो इनमें मेल्पी की नलिकाओं द्वारा होती है। क्लियर यहां तक? तो मेल्पी की नलिकाओं से उत्सर्जन करेंगे और ट्रेकिया द्वारा श्वसन करेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो सेंटीपीड और ये स्कोलोपेंडा होता है। सुना होगा नाम आपने, कन खजूरा, इसको अपनी जनरल लैंग्वेज में कंसला कहते हैं। सुना है कभी नाम? तो ये कन खजूरा, कंसला जो है वो किस में आएगा? चिलोपोडा क्लास का मेंबर होता है। क्लियर यहां तक?
और ये इनमें पाए जाने वाले वॉकिंग लेग्स के आधार पर इनको शतपादी या 100 लेगर्स कहा जाता है। इन जंतुओं क्या कहेंगे? 100 लेगर्स या शतपादी जंतु इनको कहा जाता है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें चिलोपोडा हो गया। चिलोपोडा के बाद इसकी नेक्स्ट क्लास है वो इसमें होगी डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा जंतु जो होंगे वो भी स्थलीय होते हैं और ये शाकाहारी जंतु होते हैं। समझ में आ गई? चिलोपोडा जो है वो स्थलीय होने के साथ साथ ये मांसाहारी होते हैं, वो स्थलीय हैं और शाकाहारी होते हैं। क्लियर? दूसरा, इन जंतुओं का शरीर जो है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। इनका शरीर जो है वो सिर और धड़ में बटा होता है, जबकि डिप्लोपोडा का शरीर सिर, वक्ष और उदर भाग में बटा होता है। इनके उदर भाग में या एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट से, प्रत्येक उदर खंड से 2 जोड़ी चलन टांगे निकलती हैं। क्लियर यहां तक? इनमें प्रत्येक उदर खंड में 2 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम डिप्लोपोडा रखा गया है। क्लियर यहां तक? डिप्लोपोडा इनको क्यों कहा गया? कि इनके हर उदर खंड से 2 जोड़ी चलन टांगे जो है वो इसमें पाई जाती है, इसलिए इनको डिप्लोपोडा कहेंगे। क्लियर यहां तक? एक इनमें ध्यान रखें कि जैसे आपने पढ़ा था चिलोपोडा में कि पहली जोड़ी जो वॉकिंग लेग होती हैं वो नखर में, विषैले नखर में रूपांतरित हो जाते हैं, वैसे इनमें विषैले नखर नहीं पाए जाते। क्लियर यहां तक? तो इनमें विषैले नखर नहीं होते। श्वसन इनमें ट्रेकिया के द्वारा होगा और उत्सर्जन मेल्पी की नलिकाओं के द्वारा होता है। समझ में आ गई? सेम एज डिप्लोपोडा, चिलोपोडा। तो चिलोपोडा में भी श्वसन किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा और उत्सर्जन मेल्पी की नलिकाओं द्वारा होता है, वैसे डिप्लोपोडा में भी श्वसन ट्रेकिया और उत्सर्जन मेल्पी की नलिकाओं द्वारा होता है। क्लियर यहां तक? इसमें एग्जाम्पल मिलीपीड या जूलस होते हैं। इन मिलीपीड या जूलस जंतुओं को इनको 1000 लेगर्स कहा जाता है। ये जंतु शतपादी होते हैं और ये सहस्त्रपादी होते हैं। सहस्त्रपादी 1000 लेगर्स, इनके अंदर हजारों की संख्या में जो है वो चलन टांगे पाई जाती हैं, इसलिए इनको सहस्त्रपादी या 1000 लेगर्स कहा जाता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद नेक्स्ट क्लास है इंसेक्टा या हेक्सापोडा क्लास। तो नेक्स्ट जो क्लास आप देख रहे हो इंसेक्टा या हेक्सापोडा क्लास है। ये जंतु कैसे होंगे? ये सामान्यतः स्थलीय होंगे और वायवीय होते हैं। स्थलीय होंगे और इसके साथ साथ इनमें वायवीय अनुकूलन भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें पंख होते हैं, विंग्स होते हैं। इन पंखों या विंग्स के कारण ये जो है वो उड़ सकते हैं, वायवीय प्रवृत्ति होती है इनकी। क्लियर यहां तक? शरीर इनका सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, तो ये स्थलीय और वायवीय होंगे। इनका शरीर जो है वो सिर, वक्ष और उदर भाग में इनका शरीर बटा होता है। इनके वक्ष भाग में 3 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती हैं। वक्ष या थोरैक्स जो भाग होगा इनका, इस थोरैक्स में या वक्ष भाग में इनके अंदर 3 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती हैं और इन 3 जोड़ी चलन टांगों की उपस्थिति के आधार पर ही इसको हेक्सापोडा कहा गया है। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स पैर। क्लियर यहां तक? तो इनके वक्ष भाग में 3 जोड़ी टांगों की उपस्थिति के कारण इसको हेक्सापोडा कहते हैं। और इसके साथ साथ इन जंतुओं में उड़ने के लिए पंख भी पाए जाते हैं, लेकिन सारे जंतुओं में पंख नहीं होते। और इसी आधार पर जो है वो इंसेक्टा या हेक्सापोडा को 2 सब क्लास में भी बांटते हैं। एक एप्टेरिगोटा होती है, दूसरी टेरिगोटा होती है। इसकी 2 सब क्लास, एक एप्टेरिगोटा, दूसरी टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा जो जंतु होते हैं उनमें विंग्स या पंख नहीं पाए जाते। टेरिगोटा जंतुओं में पंख पाए जाते हैं। एप्टेरिगोटा जंतुओं में कायांतरण नहीं होता और टेरिगोटा जंतुओं में कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। क्लियर यहां तक? तो ये एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा होता है। एप्टेरिगोटा में एग्जांपल आप दे सकते हैं लेपिस्मा, जिसका कॉमन नेम सिल्वरफिश होती है। लेपिस्मा, जिसको क्या कहेंगे कॉमनली? सिल्वरफिश कहेंगे। इसमें पंख नहीं पाए जाते। क्लियर यहां तक? और इन जंतुओं के अंदर जो है वो एंटीना और आईज पाई जाती है। समझ में आ गई? इंसेक्टा जंतु जो होते हैं इनके अंदर एंटीना और कंपाउंड आईज भी पाई जाती है। संयुक्त नेत्र होते हैं और इसके साथ साथ संघिकाएं, टच रिसेप्टर पाई जाती हैं। इसके बाद रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वो इनमें
ट्रेकिया के द्वारा होगा और उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। क्लियर यहां तक? इन जंतुओं में श्वसन ट्रेकिया द्वारा और उत्सर्जन जो है वो इनमें मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। क्लियर यहां तक? एग्जाम्पल जो है वो इसमें एनोफिलीज होते हैं। एनोफिलीज जो है उसकी फीमेल कौन से रोग की वाहक होती है? ये मलेरिया रोग के वाहक होते हैं, प्लाज्मोडियम के वाहक होंगे। लोकस्ट जो है वो क्या होते हैं? ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं, यूथी पीड़क होते हैं जो क्या करते हैं? ये लोकस्ट जो ग्रेगेरियस पेस्ट है वो खड़ी फसल को चौपट कर जाते हैं। समझ में आ गई? तो ये क्रॉप के लिए या फसल के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए ये ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं, यूथी पीड़क होते हैं, जिनमें जनरली आपने सुना होगा टिड्डी दल का नाम, जो अभी पिछले कुछ दिनों में ही जो है वो टिड्डी दल का आपने खूब सुना होगा। अपने आस पड़ोस में जो है वो खूब सारी टिड्डी दल आया था और एक साथ पड़ाव डालता है, फसल को चौपट कर देते हैं। वो इनमें लोकस्ट होते हैं। एक एपिस कॉमन नेम बीज होता है, मक्खियां, तो ये इनके अंदर एपिस फ्लोरी, एपिस डोरसेटा, एपिस बलेरी, ये इनके अंदर जो है इसमें एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका, ये आपने इनके नाम सुने होंगे। ये सारी मक्खियां होंगी। बॉम्बिक्स सिल्कवर्म होता है जो रेशम उत्पादन के लिए होता है। समझ गए? तो हानिकारक पीड़क जो हैं वो तो लोकस्ट होते हैं। वेक्टर अगर आप देखें तो फीमेल एनाफिलीज है, फीमेल क्यूलेक्स है, एडीज है। क्लियर? ये मॉस्किटो, ये वेक्टर होते हैं। और अगर इनके अंदर जो है वो यूजफुल इंसेक्ट अगर आप देखें तो यूजफुल इंसेक्ट में कौन से होते हैं? यूजफुल इंसेक्ट में एपिस होती हैं जिनसे हनी और वैक्स प्रोडक्शन होता है। क्या क्या? शहद और मोम प्राप्त होता है इनसे। बॉम्बिक्स मोराई है, इससे रेशम का उत्पादन होता है। ऐसे ही लेक इंसेक्ट होता है, लेसिफर लाका। लेसिफर लाका जो लेक इंसेक्ट है उससे लाख का उत्पादन होता है। ये कुछ ऐसे इंसेक्ट भी है जो इनके लिए हमारे लिए जो है वो इकोनॉमिक रूप से लाभदायक होते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद एरेक्निडा क्लास। एरेक्निडा क्लास में आप देखें कि एरेक्निडा जंतु जो है वो कैसे होते हैं? समुद्री जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं और कुछ इनमें परजीवी भी होते हैं। कुछ समुद्री जल में, कुछ स्थलीय और कुछ परजीवी होते हैं। समुद्री जल में जैसे समुद्री मकड़ियां हैं, सी स्पाइडर है। स्थलीय के रूप में स्कॉर्पियन है, ये स्थलीय भी होते हैं। क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो समुद्री भी होते हैं, स्वच्छ स्थलीय भी होते हैं और इसके साथ साथ परजीवी भी होते हैं। शरीर इनका सिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। शरीर जो है वो किन किन भागों में बटा रहेगा? सिरोवक्ष और उदर में इनका शरीर बटा होता है, सेफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में। उसके बाद इनमें श्वसन जो है वो बुक गिल्स और बुक लंग्स के द्वारा इनमें श्वसन होता है। जैसे मकड़ियां हैं उनमें बुक गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, बिच्छू है इनमें बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद एक्सक्रीशन या उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं द्वारा और कोक्सल ग्रंथियों द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कौन कौन से होते हैं? पैलेमनियस। पैलेमनियस क्या होता है? स्कॉर्पियन, बिच्छू। और स्पाइडर एरिनियस है, वो स्पाइडर होती हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैलेमनियस और एरिनियस। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो कौन सी है इसमें? इसके बाद नेक्स्ट क्लास है मिरोस्टोमेटा। तो नेक्स्ट क्लास मिरोस्टोमेटा। सिक्स्थ क्लास जो है वो इसकी होगी मिरोस्टोमेटा। मिरोस्टोमेटा में जो है वो क्या बताएंगे? मिरोस्टोमेटा जंतु जो है वो सारे समुद्री जल में पाए जाएंगे। एक तो मिरोस्टोमेटा जंतु जो है वो समुद्री जल में होंगे। इसके बाद इनका शरीर जो है मिरोस्टोमेटा का वो भी सिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। हेड और थोरैक्स मिलके सेफेलोथोरैक्स बनाते हैं। तो शरीर जो है वो इनका सिरोवक्ष और उदर में बटा रहेगा। क्या क्या होंगे? सेफेलोथोरैक्स, सिरोवक्ष, शरीर इनका सिरोवक्ष, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। तो ये इनका शारीरिक विभेदन हो गया कि शरीर इनका सिरोवक्ष और उदर में बटा होगा। तो सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा रहेगा शरीर इनका। इसके बाद आप देखें कि इनके शरीर इनका सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। एक इनके अंदर जो एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट जो होता है, उस एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में जो है वो क्या होता है? एब्डोमिनल जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा इनमें टेल्सन की तरह बना होता है इनमें।
तो ये इनके अंदर जो है वो जनरली ऐसे इस टाइप से ये सेफेलोथोरेक्स, और ये इनके अंदर जो है वो इस टाइप से इनका एब्डोमिनल पार्ट जो है वो इसकी टेल्सन बनाता है। क्लियर यहां तक? और इनके अंदर एब्डोमिनल पार्ट से या उदर भाग में 4 जोड़ी चलन टांगे होती हैं। उदर भाग में 4 जोड़ी चलन टांगे होती हैं। उदर भाग में इनके 4 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती हैं। उसके बाद इनमें श्वसन या रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स के द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। और उसके बाद एक्सक्रीशन जो है वो इनमें मेलपीगी नलिकाओं द्वारा, उत्सर्जन मेलपीजियन ट्यूब्यूल द्वारा, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है वो इनमें उत्सर्जन होगा। क्लियर यहां तक? तो श्वसन गिल्स के द्वारा होगा, समुद्री जल में है तो गिल्स के द्वारा श्वसन करेंगे, उत्सर्जन इनमें मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। एग्जाम्पल जो है वो अगर आप इसका देखें तो मिरोस्टोमेटा का एग्जाम्पल होगा पेंटोस्टोमिडा, लिम्यूलस, इसका एग्जाम्पल लिम्यूलस, और कॉमन नेम होता है इसका किंग क्रेब। लिम्यूलस कॉमन नेम किंग क्रेब, जिसको जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल भी कहेंगे। क्लियर यहां तक? इसके बाद इसकी लास्ट क्लास है ओनाइकोफोरा। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो इसकी होगी ओनाइकोफोरा। नेक्स्ट 7th क्लास है ओनाइकोफोरा। तो नेक्स्ट जो क्लास है ओनाइकोफोरा, इन ओनाइकोफोरा जंतुओं के अंदर जो है वो क्या विशेषता होती है? ओनाइकोफोरा जंतुओं में एक तो ये जनरली जो है वो ओनाइकोफोरा स्थलीय आवास में पाए जाएंगे, और ये इनके अंदर जो है वो स्थलीय आवास में होंगे, स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। और उसके बाद इनका शरीर जो है वो सिर और धड़ भाग में बटा रहता है। तो इसमें बॉडी, हेड और ट्रंक, इनकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है। तो शरीर जो है वो इनका सिर और धड़ में बटा होता है। सिर भाग में जो है वो इनके अंदर एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं। सिर भाग में एक जोड़ी एंटीना होते हैं। तो सिर भाग में जो है वो इनके अंदर एक जोड़ी एंटीना पाए जाएंगे। इनमें रेस्पिरेशन ट्रेकिया के द्वारा, होगा, और एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रिडिया द्वारा होता है। एक्सक्रीशन के लिए इन जंतुओं में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्थलीय आवास में पाए जाएंगे। शरीर इनका सिर और धड़ में बटा होता है। सिर भाग में एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है। श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होगा और एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के द्वारा होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि एंटीना का पाया जाना, ट्रेकिया द्वारा श्वसन होना, ये तो किसके लक्षण है? आर्थ्रोपोडा के। और नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन होना, ये किसका लक्षण है? ये एनेलिडा का लक्षण है। समझ में आ रही है? आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया नहीं होते। केवल ओनाइकोफोरा क्लास के जंतुओं के अंदर जो है वो उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है वो इनमें क्या होगा? आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की इसको योजक कड़ी माना गया है। इसका एग्जाम्पल होता है पेरीपेटस। इसका एग्जाम्पल है पेरीपेटस। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो पेरीपेटस है, जो क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी जो है वो पेरीपेटस को कहा जाता है। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया बेटा? ये सारा आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम मोलस्का। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट फाइलम
आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट फाइलम आएगा मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे मोलस्का। तो मोलस्का जंतुओं में नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। तो इसमें आप देखें कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम थे, इन आर्थ्रोपोडा फाइलम से थोड़े से और आगे नेक्स्ट फाइलम में देखें तो इनके अंदर जो है वो सारे मोलस्का जंतु जो है, उन जंतुओं के अंदर सारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो है इनको इसमें रखा गया है। मोलस्का जंतुओं में या मोलस्का फाइलम में जिन जंतुओं के अंदर सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है, कोमल शरीर वाले जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं को मोलस्का फाइलम में रखा गया है। तो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स में इनके अंदर आप देखें मोलस्का जो शब्द है वो किससे लिया गया? मोलिस शब्द से लिया गया है। मोलस्का किससे लिया गया? मोलिस शब्द से। और मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। मोलिस सॉफ्ट बॉडी होती है। सॉफ्ट बॉडी वाले या कोमल शरीर वाले सारे जंतुओं को मोलस्का फाइलम में रखा गया है। और इन जंतुओं के अंदर शरीर की सुरक्षा के लिए इनके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन की लेयर है, वो इनके चारों तरफ पाई जाती है, जो क्या बना रही है? इनमें कवच बना रही है। तो इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन प्रोटीन से बना हुआ कवच होता है, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर यहां तक? तो इनके शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो कवच है वो जल के अंदर इनका शरीर जो है वो गल नहीं जाए, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर यहां तक? तो इस तरह का जो शरीर होता है, ऐसे सब जंतुओं को किस में रख दिया? फाइलम मोलस्का में रख दिया। और मोलस्का नाम जो है वो इस फाइलम का किसने दिया? जैकोब्सन ने। मोलस्का नाम जो है वो इन जंतुओं को किसने दिया है? जैकोब्सन ने इन जंतुओं को मोलस्का नाम दिया। क्लियर यहां तक? तो ये जॉनस्टन, इसका नाम जो है वो मोलस्का नाम जो है वो किसने दिया? जॉनस्टन ने इन जंतुओं को मोलस्का नाम दिया। तो ये इनके अंदर जो है वो जॉनस्टन ने जो है वो इन जंतुओं को मोलस्का नाम दिया। और मोलस्का नाम जो है वो आपको बता दिया किस आधार पर दिया गया है? मोलिस बॉडी या सॉफ्ट बॉडी के आधार पर इनको मोलस्का कहा गया है, जिनके चारों ओर वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चियोलिन से बनी हुई कवच पाया जाता है। ऐसे जंतु सारे मोलस्का में आते हैं। क्लियर यहां तक? मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइल है। मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। समझ में आ गई भी? इनके अंदर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, वो मोलस्का होता है। सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का और थर्ड लार्जेस्ट फाइलम प्रोटोजोआ है। क्लियर यहां तक? तो इनके अंदर मोलस्का जंतुओं में जनरल कैरेक्टर अगर आप देखें तो वही जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण। इन जनरल कैरेक्टर में, सामान्य लक्षणों में कहीं भी आपने देखा होगा कि जब आपने इतने फाइलम पढ़े हैं, कहीं आपको रटने वाली जो चीजें हैं वो आपको क्या है? केवल जहां इनमें डिफरेंस आ रहा है, जहां कंपैरिजन आ रहा है, वो चीज याद रखनी है कि इनमें अंतर क्या है। एक एक पॉइंट नहीं रटने होते कि कैसे कैसे किसमें क्या क्या होता है। क्लियर यहां तक? तो इनमें आप देखें कि इन जंतुओं के अंदर जो मोलस्का जंतु होते हैं, इन मोलस्का जंतुओं में सामान्य लक्षण क्या क्या होंगे? तो मोलस्का के सामान्य लक्षणों में आप देखें, सबसे पहले इनका आवास और स्वभाव। आवास और स्वभाव में जो है वो क्या बताएंगे? आवास और स्वभाव में कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, इस आधार पे अगर आप देखें
तो कैसे होते हैं ये इनके अंदर जो है वो सामान्यतः जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसे गार्डन स्नेल है वो स्थलीय आवास में भी होते हैं। तो इसमें जनरल कैरेक्टर में पहले तो क्या बताएंगे, अधिकांश जलीय, अधिकांश जलीय व कुछ समुद्री जल में, कुछ स्थलीय, अधिकांश जलीय व कुछ स्थलीय होते हैं। उसके बाद ये इनके अंदर जो है वो कैसे होंगे, एकल होते हैं, और सामान्यतः जो है वो ये एकल होंगे, सॉलिटरी होंगे। क्लियर? एकल व स्वतंत्र जीवी, समझ में आ गई ना? ये तो आवास हो गया। आवास के बाद स्वभाव में क्या बता देंगे, एकल होते हैं और स्वतंत्र जीवी, एकल और स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्लियर यहां तक? फ्री लिविंग होंगे और सॉलिटरी होते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बताओगे तो कौन से लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? एस्केल मिन्थिस के बाद जहां भी आगे तक बढ़े हो आप, कौन से लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इनमें? ये इनके अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बता दिया ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद क्या बताएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अब इनमें बाइलेटरल सिमेट्री का एक अपवाद आएगा, कौन सी क्लास? गैस्ट्रोपोडा क्लास, जिसके जंतुओं में शरीर के अंदर एंठन पाई जाने के कारण कैसे हो जाते हैं, एंठन पाई जाने के कारण जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाएंगे, किसी भी प्लेन में काटने पर दो समरूप भाग प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर यहां तक? तो कैसे होंगे ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। इसमें अपवाद कौन सी क्लास होगी? गैस्ट्रोपोडा। अपवाद गैस्ट्रोपोडा मोलस्क जो होते हैं वो इसके अपवाद होते हैं, जिनके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है? गैस्ट्रोपोडा जंतुओं के अंदर जो है वो एसिमेट्रिकल जंतु होते हैं। क्लियर यहां तक? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। उसके बाद बताएंगे सिलोम का कौन सी होगी? सिलोम में वास्तविक सिलोम होती है, और वास्तविक में से भी साइजो और एंटेरो में से साइजोसिलोम। साइजोसिलोम है, इट मींस प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया होंगे। क्लियर यहां तक? तो साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स, साइजोसिलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स। तो साइजोसिलोमेट होंगे और प्रोटोस्टोमिया होंगे। क्लियर यहां तक? ये सिलोम का बता दिया और माउथ और एनस की ओरिजिन का बता दिया। उसके बाद बॉडी प्लान, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इट मींस बॉडी प्लान कैसा होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। तो नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे इसमें, बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो नलिका के भीतर नलिका प्रकार का बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें क्या बताएंगे, बॉडी प्लान के बाद नेक्स्ट इसमें इसके बॉडी शेप के बारे में बताएंगे। ये इसमें बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। उसके बाद बॉडी शेप जो बताओगे, तो बॉडी के अंदर इनकी बॉडी कौन कौन से पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है? तो बॉडी जो है इसमें क्या क्या होंगे इसके, फुट, मस्कुलर फुट होता है, हेड होता है, मेंटल, क्लियर, और विसरल हम्प। तो बॉडी डिवीजन जो है वो किस टाइप का होगा इनमें, बॉडी डिवीजन। तो बॉडी डिवीजन में या बॉडी का डिवाइडेशन जो है या डिफरेंशिएशन है वो किस किस भाग में होता है? शरीर जो है वो इनका हेड, मस्कुलर फुट, पेशीय पाद होते हैं, हेड,
मस्कुलर फुट या पेशीय पाद, उसके बाद इनके अंदर जो है मेंटल एंड विसरल हम्प, इनके अंदर जो है वो इनका शरीर विभेदित होता है। कौन कौन से भाग होंगे? सिर, पेशीय पाद होंगे, मेंटल होगी और अंतरांग ककूद होता है। तो ये प्रवार या मेंटल, फिर अंतरांग ककूद, इनके अंदर इनका शरीर बंटा होता है। क्लियर यहां तक? उसके बाद इनमें मेंटल और विसरल हम्प के बीच एक मेंटल कैविटी होती है। तो दोनों के बीच, मेंटल और विसरल हम्प के बीच क्या पाया जाता है? इनमें मेंटल कैविटी, मेंटल और विसरल हम्प के बीच मेंटल कैविटी होती है। ये मेंटल कैविटी इनके श्वसन उत्सर्जन में सहायक होती है। तो ये इनके अंदर जो है वो मेंटल कैविटी होगी जो इनके श्वसन और उत्सर्जन में सहायक है। मेंटल कैविटी पाई जाएगी जो इनके श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होती है। उसके बाद तो ये इनके अंदर जो है वो इनके न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर रही है मेंटल कैविटी, श्वसन और उत्सर्जन में भी सहायक है। क्लियर यहां तक? एक इन जंतुओं के अंदर नेक्स्ट जो है वो क्या बताओगे? तो बॉडी का डिवीजन बता दिया आपने, कौन कौन से भागों में? सिर, पेशीय पाद, प्रवार या मेंटल और अंतरांग ककूद, विसरल हम्प पाए जाते हैं। विसरल हम्प और मेंटल के बीच क्या होती है? मेंटल कैविटी होती है। ये मेंटल कैविटी इनके श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होती है। गमनांग जो है वो इनके पेशीय पाद होते हैं। गमनांग में आप देख रहे हैं मस्कुलर फुट या पेशीय पाद। गमनांग जो है वो इनमें मस्कुलर फुट या पेशीय पाद होते हैं। उसके बाद इनमें स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन होता है। केवल सेफेलोपोडा में एक्सो और एंडो दोनों तरह के स्केलेटन होते हैं। सेफेलोपोडा के अंदर कुछ में स्केलेटन एब्सेंट भी होता है। सेफेलोपोडा इसकी एक क्लास है जिसके जंतुओं के अंदर जो है वो स्केलेटन एब्सेंट भी होता है और एक्सोस्केलेटन के साथ साथ उसमें एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है। क्लियर यहां तक? तो इसमें स्केलेटन जो है वो सामान्यतः कैसा होता है? एक्सोस्केलेटन होगा, एक्सोस्केलेटन होगा। और ये एक्सोस्केलेटन जो है वो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस कॉन्चोलिन से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चोलिन से बना हुआ जो है वो इसमें एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल होता है जो 3 लेयर में बटा होता है। एक पेरिओस्ट्रेकम होता है, सबसे बाहर की लेयर इसकी कंकाल की या कवच की होती है पेरिओस्ट्रेकम, और उसके बाद सेकंड लेयर है वो उसमें होती है ओस्ट्रेकम, और उसके बाद थर्ड लेयर है वो हाइपोस्ट्रेकम। थर्ड लेयर जो है वो इसमें होगी हाइपोस्ट्रेकम। ऐसे 3 लेयर जो है वो इसके अंदर पाई जाएगी। क्लियर यहां तक? तो स्केलेटन जो है वो किस टाइप का होगा? इनमें बाह्य कंकाल होता है जो इसमें कवच के रूप में इनका शरीर को प्रोटेक्ट करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्चोलिन से बना है, और 3 लेयर होती है इसमें कंकाल में, या कैलकेरियस जो सेल होती है, कवच होती है, उसमें 3 लेयर पेरिओस्ट्रेकम, ओस्ट्रेकम और हाइपोस्ट्रेकम होंगे। इसके बाद स्केलेटन के बाद जो है वो इसमें पढ़ेंगे इनके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप देखें तो इनमें एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। इनमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथि होती है वो हिपेटोपेनक्रियाज होती है। हिपेटोपेनक्रियाज का मतलब क्या है? कि जो लीवर और पेनक्रियाज दोनों के रूप में काम करती है। जो लीवर के लिए लीवर के रूप में बाइल जूस भी सिक्रीट करती है और उसके साथ साथ पेनक्रियाज के पेनक्रेटिक एंजाइम भी सिक्रीट करती हैं। तो दोनों काम करने वाली ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद हिपेटोपेनक्रियाज, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद हिपेटोपेनक्रियाज। ये हिपेटोपेनक्रियाज क्या होती है? इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है।
विद हिपेटोपैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें पूर्ण आहार नाल पाई जाएगी और पूर्ण आहार नाल के साथ साथ इसमें यकृत अग्न्याशय या हिपेटोपैनक्रियाज पाचक ग्रंथि पाई जाती है, जो लीवर और पैनक्रियाज दोनों की तरह इसमें कार्य करती हैं। क्लियर यहां तक? सबसे पहले जो है वो इस टाइप की ग्लैंड जो है वो मोलस्का में ही विकसित हुई है। इससे पहले तक आर्थ्रोपोडा के अंदर हिपेटिक सिकी जैसी जो है वो रचनाएं बनी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से ग्लैंडुलर पार्ट नहीं था। क्लियर यहां तक? तो ये इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हिपेटोपैनक्रियाज ग्रंथि के साथ इसमें पाई जाती है। और एक इनके मुख में जो है वो एक चर्वण अंग पाया जाता है, रेड्यूला। रेड्यूला जो है वो एक रेस्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला ये इनके अंदर जो है वो एक रेस्पिंग ऑर्गन इसमें पाया जाता है, रेड्यूला रेस्पिंग ऑर्गन। तो ये इनके अंदर जो है वो मुख में इनके रेड्यूला पाया जाता है। तो रेड्यूला जो है वो कहाँ स्थित होता है? इनके माउथ में। तो इनके मुख में जो है वो एक रेस्पिंग ऑर्गन या भोजन को चबाने के लिए जो है वो एक चर्वण अंग इनमें पाया जाता है, रेस्पिंग ऑर्गन, जो फाइल जैसा होता है। तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन या फाइल सदृश रेस्पिंग ऑर्गन या चर्वण अंग इसमें मुख में पाया जाता है। क्या कहेंगे इसको? रेड्यूला कहते हैं। तो ये रेड्यूला चर्वण अंग इसके शरीर में इसके मुख में पाया जाता है। इसके बाद इनमें श्वसन बताएंगे। तो रेस्पिरेशन किससे होगा इनमें? रेस्पिरेशन ये तो पाचन से संबंधित हो गए। पाचन के बाद रेस्पिरेशन जो है वो किससे होगा इनमें? रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, टिनिडिया द्वारा। टिनिडिया जो है वो इनमें गिल प्लेट्स होती हैं। तो गिल्स, टिनिडिया और पल्मोनरी सेक के द्वारा, गिल्स, टिनिडिया एंड पल्मोनरी सेक, फुफ्फुसीय कोष, इनके द्वारा इनमें श्वसन होता है। तो श्वसन अंग कौन कौन से हो गए? गिल्स, टिनिडिया और पल्मोनरी सेक या फुफ्फुसीय कोष, इनके द्वारा श्वसन होगा। उसके बाद उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो इनमें उत्सर्जन या एक्सक्रीशन में जो है वो क्या बताएंगे? उत्सर्जन किसके द्वारा होगा इन जंतुओं में? इन जंतुओं में एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जो है वो केबर की ग्रंथियों या बोजेनस के अंग द्वारा होता है, जो जनरली क्या होते हैं? मेटानेफ्रिडिया। तो ये इनके अंदर जो है वो उत्सर्जन इनमें मेटानेफ्रिडिया द्वारा होगा। उत्सर्जन मेटानेफ्रिडिया द्वारा होता है, जिसमें क्या होंगे? बोजेनस के अंग, मेटानेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होगा, जो बोजेनस के अंग होते हैं, या फिर क्या होंगे? केबर की ग्रंथियां, केबर्स ग्लैंड। तो इनमें उत्सर्जी अंग है वो मेटानेफ्रिडिया होंगे, जो बोजेनस के अंग और केबर की ग्रंथियां जो है वो उत्सर्जन में सहायक है इनके। इसके बाद इनमें परिसंचरण तंत्र बताएंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है इनका? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इनमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोडा में भी ओपन होता है और मोलस्का में भी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन इसमें अपवाद है सेफेलोपोडा क्लास, जिसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर यहां तक? मोलस्का की सेफेलोपोडा जो क्लास है उसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सारे मोलस्का में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लियर यहां तक? तो इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका अपवाद है, एक्सेप्शन, सेफेलोपोडा। अपवाद या एक्सेप्शन जो है वो इसका सेफेलोपोडा होगा। जिन जंतुओं के अंदर जो है वो क्या होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बाकी सब में खुला परिसंचरण तंत्र होगा। क्लियर यहां तक? तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद बताएंगे, तो ये इसका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बताएंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इसके ब्लड में जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, जिस कारण से मोलस्का का ब्लड जो है वो नीले रंग का होता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो इनके अंदर जो है वो इनका ब्लड O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। किसके कारण? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। तो
तो इनके अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट या श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है, जिनके अंदर कॉपर आयन जो है वो पाया जाता है, और ये नीले रंग का वर्णक इनमें O2 CO2 के विनिमय में इसके ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसके परिसंचरण तंत्र से संबंधित हो गया। परिसंचरण के बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें क्या बताएंगे, एक इनके अंदर जो है वो इसमें नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में इनका नर्वस सिस्टम किससे बना होगा, नर्व रिंग और नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें एक नर्व रिंग पाई जाती है और डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। क्लियर यहां तक? तो ये इसमें जो है वो नर्व रिंग कह दो या ब्रेन रिंग कह दो, नर्व रिंग या ब्रेन रिंग, और उसके साथ ही डबल वेंट्रल नर्व कोड, डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो ये इसमें जो है वो नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग या ब्रेन रिंग होती है, और दूसरा जो है वो इसके साथ में ब्रेन रिंग से डबल वेंट्रल नर्व कोड निकलती है। ये मिलके क्या बना रहे हैं इसके, ये इसका नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो नर्वस सिस्टम इसका ब्रेन रिंग से और डबल वेंट्रल नर्व कोड से बना होता है। उसके बाद इसके सेंस ऑर्गन्स अगर आप देखें तो सेंस ऑर्गन्स या संवेदी अंग के रूप में जो है वो इनमें कुछ में टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स स्पर्श संवेदी अंग के रूप में होते हैं। आईज होती हैं, टेंटिकल्स, आईज, स्टेटोसिस्ट जो है वो संतुलन बनाने के लिए होती है इनमें, समझ गए? ये स्पर्श संवेदी अंग है, ये फोटो रिसेप्टर है, प्रकाश संवेदी अंग, स्टेटोसिस्ट संतुलन बनाने के लिए होती है। और इसके अलावा एक जो है वो इनके अंदर ऑस्फ्रेडियम होते हैं। ऑस्फ्रेडियम इनमें रसायन ग्राही होते हैं। तो ये स्पर्शक, नेत्र, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट और ऑस्फ्रेडियम ये रसायन ग्राही हैं। ये सारे इसके सेंस ऑर्गन्स होंगे। उसके बाद इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन के बेस पर अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन के बेस पर ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो रिप्रोडक्शन के बेस पर ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, तो रिप्रोडक्शन के बेस पर ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल होंगे। एकलिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों तरह के होंगे। तो रिप्रोडक्शन के बेस पर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल होंगे। उनके अंदर दोनों तरह के गोनेड्स एक साथ ही पाए जाते हैं, जिनको ओवोटेस्टिस कहेंगे। बाइसेक्सुअल जंतुओं के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं, ओवोटेस्टिस पाए जाते हैं। ओवोटेस्टिस का मतलब एक ही गोनेड में टेस्टिस, ओवरी दोनों के भी फंक्शन भी हो सकते हैं। तो कुछ जंतुओं के अंदर इनमें ओवोटेस्टिस भी पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दोनों तरह के होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। और उसके बाद डेवलपमेंट भी इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। क्लियर यहां तक? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, उनमें कौन कौन से लार्वा बनेंगे, ट्रोकोफोर लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, उनमें ये लार्वा बनेंगे ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा और ग्लोचिडियम लार्वा। क्लियर यहां तक? ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो आपने पहले भी पढ़ा है, एनेलिडा के अंदर भी ट्रोकोफोर लार्वा बनते हैं। क्लियर यहां तक? तो एनेलिडा में और मोलस्का में, इन दोनों के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। तो ट्रोकोफोर, वेलिजर और ग्लोचिडियम लार्वा बनेगा अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो कुछ जंतुओं में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जहां कोई लार्वा नहीं बनते। क्लियर यहां तक? ये बेटा आपने देखा पूरा मोलस्का फाइलम के जनरल कैरेक्टर हो गए। अब इसके बाद
मोलस्का का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? ओके, तब तक के लिए बाय। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, और कंपैरेटिव स्टडी के साथ इनको आगे याद करते चलें। ठीक है? ओके बेटा।